Today I am going to discuss next lecture of interview question of welding. Yes, वेल्डिंग सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है. हमने ऑलरेडी 140 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है. उसमें 10 क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करेंगे. टोटल हमने 150 क्वेश्चन डिस्कस हम लोग यहाँ पर कर लेंगे इंटरव्यू का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और क्वेश्चन आपको इसी के अराउंड कहीं कहीं मिलने वाले हैं. सेम क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं या इसी से रिलेटेड आपको टॉपिक रहेगा. सेम चीज़ें जनरली पूछी जाएगी, बिकॉज जो भी क्वेश्चन हमने किया है वो किसी न किसी इंटरव्यू में पूछे हुए क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसलिए अगर आप इतना कर लेंगे तो आपको 100% में आपको 1-2 क्वेश्चन ही छूटने वाला है. तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा. और इसका PDF भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है. आपको वो PDF मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. आप जाइएगा, वहाँ पर लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे. आपको जो भी क्वेश्चन मैंने कराया है उसका क्वेश्चन प्लस आंसर दोनों अवेलेबल है. आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको रिवीजन के पर्पज़ के लिए आप रख सकते हैं अपने मोबाइल में जब भी आप फ्री हो, बिकॉज लेक्चर बार बार देखना पॉसिबल नहीं होता है. अगर आप एक बार पूरा कंप्लीट लेक्चर देखकर समझ चुके हैं तो आपको सिर्फ बार बार उसको रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट है. तो उसको आप लोग फिर PDF से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं. तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से आप लोग लर्न कर लीजिएगा. फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र. क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एनर्जी ट्रांसफ़र के अकॉर्डिंग क्या क्या क्लासिफिकेशन है या क्लासिफाइड कैसे कर सकते हैं वो आपको बताना है. जैसे कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो कौन सा वेल्डिंग होगा, तो उसमें आपको बताना है कि वो आर्क वेल्डिंग हो जाएगा. केमिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो कौन सा वेल्डिंग होगा, तो थर्मिट वेल्डिंग हो जाएगा, गैस वेल्डिंग हो जाएगा. इस टाइप से आपको क्लासिफिकेशन करना है. फिर लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं हीट में तो कौन सा वेल्डिंग हो जाएगा, तो लेज़र वेल्डिंग हो जाएगा. उसी तरह से हम लोग साउंड एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं हीट के फॉर्म में, वो कौन सा वेल्डिंग हो जाएगा, वो अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग हो जाएगा. इस टाइप से आपको क्लासिफाइड करना है. तो डिफरेंट क्लासिफिकेशन आपको ध्यान में रखना है कि किस एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं तो कौन सा वेल्डिंग हो रहा है. जैसे कि फर्स्ट हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने कन्वर्ट किया हीट के फॉर्म में तो आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग. मैकेनिकल एनर्जी को हमने कन्वर्ट किया हीट में, फ्रिक्शन वेल्डिंग हो गया. केमिकल एनर्जी को हमने कन्वर्ट किया हीट में तो गैस वेल्डिंग, एक्सप्लोजिव वेल्डिंग हो गया, या फिर थर्मिट वेल्डिंग भी बोल सकते हैं. लेज़र एनर्जी को कन्वर्ट किया, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया हीट के फॉर्म में, लेज़र वेल्डिंग हो गया. साउंड एनर्जी को हमने कन्वर्ट किया, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग हो गया. तो ये हमारा ये एनर्जी के मोड के फॉर्म में हम लोग क्लासिफाइड किए कि मोड ऑफ एनर्जी के फॉर्म में हम लोग कैसे वेल्डिंग को क्लासिफाइड कर सकते हैं. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में ये सब वेल्डिंग हो गया, मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में फ्रिक्शन वेल्डिंग हो गया, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में ये वेल्डिंग हो गया, लाइट एनर्जी के फॉर्म में लेज़र वेल्डिंग हो गया, साउंड एनर्जी के फॉर्म में अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग हो गया. तो इस टाइप से आपको क्लासिफिकेशन कुछ माइंड में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटिंग फैक्टर. व्हाट इज कोटिंग फैक्टर. कोटिंग फैक्टर क्या होता है, जो हम लोग इलेक्ट्रोड पर फ्लक्स का कोटिंग करते हैं उसी को हम लोग कोटिंग फैक्टर बोलते हैं. तो कोटिंग फैक्टर क्या होता है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ टोटल डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड. जो हम लोग कोटिंग के साथ जो डायमीटर होता है उसको बोलते हैं टोटल डायमीटर. मतलब रेशियो ऑफ ये वाला डायमीटर, टोटल जो यहाँ से यहाँ तक है वो डायमीटर डिवाइडेड बाई डायमीटर ऑफ कोर डायमीटर, ये वाला डायमीटर. तो एक्चुअल डायमीटर या टोटल डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड डिवाइडेड बाय कोर डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड, उसको हम लोग बोलते हैं कोटिंग फैक्टर. तो कोटिंग फैक्टर एक्चुअल डायमीटर आपको ध्यान में आ रहा है कि वो बड़ा ही होगा, बिकॉज एक्चुअल डायमीटर जो कोटिंग के साथ है वो हमारा एक्चुअल डायमीटर उसको हम लोग बोल रहे हैं या टोटल डायमीटर बोल रहे हैं. तो कोटिंग के साथ वाला डायमीटर तो बड़ा ही होगा, ज़्यादा ही होगा कोर डायमीटर से अगर उस पर कोटिंग किया गया है तो क्या होगा, ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा. तो इसका वैल्यू का रेंज भी बताया गया है 1.24 से 2.2 तक इसका वैल्यू का रेंज होता है. तो वो आपको ध्यान में रखिएगा. और कोटिंग फैक्टर क्या होता है वो आप लोग ध्यान में रखिएगा. इस क्वेश्चन देख लेते हैं इलेक्ट्रोड स्पेसिफिकेशन. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है और पूछा गया है. इलेक्ट्रोड का स्पेसिफिकेशन कैसे कैसे करते हैं. तो आप लोग जब भी इलेक्ट्रोड लेने जाओगे तो पूछा जाएगा कि आप लोग इलेक्ट्रोड लेने जाओगे तो मार्केट में आप लोग क्या बोलकर इलेक्ट्रोड लोगे. कुछ तो बताना पड़ेगा कि मुझे किस स्पेसिफिकेशन का इलेक्ट्रोड चाहिए. तो इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोड का स्पेसिफिकेशन करते हैं. तो उसका स्पेसिफिकेशन जनरली हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं. एक अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी AWS के तरीके से कर सकते हैं. एक हम लोग BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के तरीके से कर सकते हैं. तो अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी के तरीके से हम लोग लिखते हैं E6011. क्या क्या होता है वो अभी हम लोग बात करेंगे. और BIS के फॉर्म में लिखते हैं ER4211, इस टाइप से करके लिखते हैं. तो देख लेते हैं 2 तरीके से हम लोग करते हैं. तो यहाँ पर दोनों का मीनिंग होता है. एक होता है अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी जिसमें E फॉर इलेक्ट्रोड होता है, और ये जो 60 होता है वो हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ लेते हैं. मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या वो प्रोवाइड कर सकता है, और वो होता है पाउंड पर स्क्वायर
इंच में होता है। तो ये मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब हम वैसा इलेक्ट्रोड हम लोग ले रहे हैं जो मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ इतना प्रोवाइड आपको करेगा। उसके बाद 1 जो होता है वो हम लोग को पोजीशन के बारे में बताता है। अभी हम लोग देख लेते हैं, डायग्राम में यहाँ पर प्रोवाइड कराया हूँ। तो क्या होता है, ई फॉर इलेक्ट्रोड हो गया, डबल एक्स जो होता है, ये वैल्यू जो होता है यहाँ पर जो 60 हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ है। उसके बाद जो 1 जो है वो हम लोग को पोजीशन के बारे में बता रहा है कि ये पोजीशन है, किस पोजीशन में हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, फ्लैट पोजीशन है या फिर वर्टिकल पोजीशन है या हॉरिजॉन्टल पोजीशन है या ओवरहेड वेल्डिंग पोजीशन है। तो उसका मीनिंग होता है 1 का क्या मीनिंग है, 0 का क्या मीनिंग है, 2 का क्या मीनिंग है, 3 का क्या मीनिंग है, इस टाइप से मीनिंग होता है वहाँ पर। तो उसका उतना डिटेल में हम लोग को नहीं देखना है, बस हम लोग को स्पेसिफिकेशन के बारे में बताना है कि कुछ स्पेसिफिकेशन पूछा जाएगा तो आपको एक एग्जाम्पल देकर बताना है कि इलेक्ट्रोड स्पेसिफिकेशन इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं, E7013 इस टाइप से कर सकते हैं, E70 या 64 इस टाइप से 1 2 कर सकते हैं। जैसा भी हम लोग को ज़रूरत है वैसा हम लोग वहाँ पर बता सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेकर आपको बताना होगा कि इलेक्ट्रोड का स्पेसिफिकेशन हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, एक EWS के फॉर्म में, एक BIS के फॉर्म में, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसके फॉर्म में हम लोग करते हैं तो E6011 करते हैं, और BIS के फॉर्म में करते हैं तो ER4211। यहाँ पर भी 42 है, वो आपको मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ही बता रहा है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोड स्पेसिफिकेशन के बारे में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। मटेरियल कैन बी वेल्डेड बाय, मटेरियल जो होता है MIG में जो वेल्डिंग कर सकते हैं वो कौन कौन सा मटेरियल है, तो कौन कौन सा हो सकता है, एल्युमिनियम को कर सकते हैं, कॉपर को कर सकते हैं, स्टील को कर सकते हैं, स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम। तो MIG और TIG में भी लगभग सेम चीज़ ही करते हैं हम लोग। TIG में भी हम लोग मैग्नीशियम करते हैं, स्टील करते हैं, स्टेनलेस स्टील करते हैं, फिर वहाँ पर हम लोग एल्युमिनियम का भी कर सकते हैं। तो लगभग सेम है, थोड़ा सा हल्का वेरिएशन आपको दिखेगा, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। बस MIG जो होता है वो थिक प्लेट के लिए करते हैं और TIG जो होता है वो थीन के लिए हम लोग करते हैं। तो कौन कौन सा हो गया आपको, एल्युमिनियम, कॉपर, स्टील स्टेनलेस स्टील दोनों में कॉमन है, एल्युमिनियम भी कॉमन है, फिर आपको मैग्नीशियम आपको मिल जाएगा वहाँ TIG में, यहाँ कॉपर है, इस टाइप से यहाँ पर आपको मिलेगा। अब हीट इफेक्टेड जोन इन प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग एज कम्पेयर टू TIG, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग के कंपेरिजन में जो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग होता है वहाँ पर हीट इफेक्टेड जोन कैसा होता है, ज़्यादा होता है या कम होता है। तो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में आपको नैरो हीट इफेक्टेड जोन होता है, काफ़ी नैरो वहाँ पर पेनिट्रेशन होता है। नैरो पेनिट्रेशन होने की वजह से वहाँ पर हीट इफेक्टेड जोन जो होता है वो काफ़ी कम होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में हीट इफेक्टेड जोन जो होता है वो TIG के कंपेरिजन में कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑक्सीएसिटिलीन गैस कटिंग इज सुटेबल फॉर, ऑक्सीएसिटिलीन जो गैस कटिंग है वो कौन से मटेरियल के लिए सुटेबल है, ये आपको बताना है, वो फेरस के लिए सुटेबल है या नॉन फेरस के लिए सुटेबल है। तो ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग जो आपको मैं ऑलरेडी पहले भी बताया हूँ कौन कौन से मटेरियल के लिए सुटेबल है। ये हमारा फेरस के लिए सुटेबल है, फेरस मटेरियल के लिए ही सुटेबल है, जैसे कि आपको माइल्ड स्टील हो गया, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, रॉट आयरन, उसके लिए सुटेबल है। नॉन फेरस के लिए सुटेबल नहीं है, बिकॉज नॉन फेरस के केस में क्या होता है वो ऑक्साइड बना लेता है, और जो ऑक्साइड जो बनता है वो आपको बेस मेटल से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, या उसका डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो मटेरियल के अंदर चला जाता है, और उसको कटिंग में भी उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कटिंग में भी इशू होती है। तो हम लोग सिर्फ फेरस के लिए ही यहाँ पर कटिंग कर सकते हैं। तो ऑक्सीएसिटिलीन गैस कटिंग इज सुटेबल फॉर फेरस मटेरियल, वही चीज़ लिख रहा है, नॉट सुटेबल फॉर नॉन फेरस मटेरियल। उसके बाद 7th नंबर क्वेश्चन है, इन थर्मिट वेल्डिंग हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय, थर्मिट वेल्डिंग में हीट जो प्रोड्यूस होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है। तो थर्मिट वेल्डिंग में हीट जो प्रोड्यूस होता है वो केमिकल रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, उससे हम लोग वहाँ पर हीट को प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हम लोग का जो फेरस मटेरियल या स्टील के केस में हम लोग अगर स्टील का हम लोग को वहाँ पर ज्वाइनिंग करना है, वेल्डिंग करना है, तो थर्मिट मिक्सचर जो लेते हैं वो एल्यूमिनियम और आयरन का लेते हैं। तो स्टील के केस में हमने देखा एल्युमिनियम और आयरन का लेते हैं, उसका एक रिएक्शन होता है, वो अगर आप देखना चाहें तो आप देख लीजिएगा, बट रिएक्शन पूछेगा नहीं, बट अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। और थर्मिक वेल्डिंग का प्रोसेस अगर जानना चाहें तो प्रोसेस भी आप पढ़ सकते हैं, कैसे कैसे वहाँ पर होता है। वैक्स का पैटर्न हम लोग बनाते हैं, पैटर्न बनाकर वहाँ पर जहाँ पर कैविटी होता है वहाँ पर हम लोग फील कर देते हैं, वैक्स को फील कर देते हैं, और वैक्स को उसके बाद हीट करके हम लोग वैक्स को वहाँ निकाल लेते हैं, जिससे कि हमारा मोल्ड बन जाता है। और ये थर्मिट रिएक्शन जो होता है उस थर्मिट रिएक्शन को वहाँ पर करके लिक्विड फॉर्म में हम लोग वहाँ पर पोर कर देते हैं, एक तरह का कास्टिंग टाइप का ही होता है, बट पोर कर देते हैं, पोर करके फिर वहाँ पर उसको सॉलिडिफाई कर लेते हैं, जिससे कि वहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, इलेक्ट्रोड यूज्ड इन फ्रिक्शन स्टार वेल्डिंग, जो फ्रिक्शन स्टार वेल्डिंग है उसमें इलेक्ट्रोड जो यूज़ होता है वो कैसा होता है, वो आपको बताना है कि वो इलेक्ट्रोड जो होता है नॉन कंज्यूमेबल होता है, नॉन कंज्यूमेबल, और रोटेशन होता है उसमें, रोटेटिंग इलेक्ट्रोड होता है, नॉन कंज्यूमेबल रोटेटिंग इलेक्ट्रोड।
तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन कंज्यूमेबल रोटेटिंग इलेक्ट्रोड। तो इसका आपको थोड़ा सा एक बार आपको अगर पढ़ लेंगे, मतलब जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो वो आपके दिमाग में आ जाएगा, वो आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा। जब भी क्वेश्चन सामने पूछा जाएगा तो सडनली आपका वहाँ पर आंसर स्ट्राइक करके आ जाएगा। इसलिए आप लोग इसको एक बार थ्रोली देख लीजिएगा, एक दो बार PDF से रिविजन भी कर लीजिएगा। वर्किंग ऑफ फ्रिक्शन वेल्डिंग। वर्किंग ऑफ फ्रिक्शन वेल्डिंग कैसे वर्क करता है वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। फ्रिक्शन वेल्डिंग जो होता है एक तरह का सॉलिड स्टेट वेल्डिंग होता है। यहाँ पर वन एलिमेंट जो होता है वो रोटेटिंग होता है। मान लीजिए कि ये स्पिंडल से लगा हुआ है, रोटेट कर रहा है, इसमें रोटेशन है। और सेकंड जो एलिमेंट होता है वो स्टेशनरी होता है। और यहाँ पर रोटेशन की वजह से यहाँ पर फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होता है, बट यहाँ पर मेल्टिंग नहीं होता है। हीट जनरेट होकर वहाँ पर इतना सफिशेंट हीट टेम्परेचर पे पहुँच जाता है, फिर जब हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाता है। हीट इज जनरेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन टू एलिमेंट इन विच वन इज रोटेटिंग। एक जो होता है वो रोटेट करते रहता है, वहाँ पर फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होता है। आफ्टर गेटिंग रिक्वायर्ड टेम्परेचर, जब रिक्वायर्ड टेम्परेचर पहुँच जाते हैं हम लोग तो प्रेशर इज अप्लाइड, तब हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं जिससे कि हम लोग का ज्वाइनिंग हो जाता है। फ्रिक्शन वेल्डिंग जो होता है एक तरह का सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। अपसेट बट वेल्डिंग इज यूज्ड फॉर। अपसेट बट वेल्डिंग जो होता है आप लोगों को पता होगा, दो टाइप का एक होता है, एक हम लोग फ्लैश वेल्डिंग पढ़ते हैं या फ्लैश बट वेल्डिंग पढ़ते हैं, और एक अपसेट पढ़ते हैं, अपसेट बट वेल्डिंग। तो आपको बताया था फ्लैश जो होता है वो फेरस के लिए होता है और अपसेट जो होता है वो नॉन फेरस के लिए होता है। नॉन फेरस, ये दोनों आपको माइंड में रखना है। स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं कि अपसेट किसके लिए यूज़ करते हैं और फ्लैश किसके लिए यूज़ करते हैं। तो नॉन फेरस मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं और ये भी एक तरह का रेजिस्टेंस ही वेल्डिंग है, टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। यहाँ पर भी हम लोग करंट सप्लाई करते हैं, रेजिस्टेंस के वजह से वहाँ पर अपसेट होता है और ज्वाइनिंग हो जाती है, हीट जनरेट होता है और ज्वाइनिंग हो जाती है। तो ये इस सीरीज़ का, वेल्डिंग वाले सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था। तो जो भी क्वेश्चन मैंने कराया 150 वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसका PDF भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तो PDF प्रोवाइड कर दिया, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और रिवीजन करते रहिए, बिकॉज इंटरव्यू में आपका जो आंसर होना चाहिए वो एक्यूरेट आंसर होना चाहिए, आपको रॉन्ग आंसर वहाँ पर नहीं देना है। तो एक्यूरेट आंसर के लिए आपको बार बार रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट है। रिवीजन जितना ज़्यादा करेंगे उतना माइंड में आपका ज़्यादा वो रहेगा और क्वेश्चन इसी में कहीं ना कहीं इसी में से पूछा जाएगा आपका। तो जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। तो इसलिए आपको करना क्या है कि एक बार लेक्चर को देख लेना है, थ्रोली समझ लेना है। अगर फिर से देखने की रिक्वायरमेंट है तो एक बार और देख लीजिए, 2 से 3 बार देख लीजिए, जिससे कि आपका जो भी क्वेश्चन मैं कराया वो दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगा। और उसके बाद फिर आपको PDF डाउनलोड करके उसको रिवीजन करते रहना है, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन आप ध्यान में बैठाए हैं, माइंड में बैठाए हैं, वो हमेशा याद रहे। और जब भी वहाँ क्वेश्चन पूछे तो उसका एक्यूरेट आंसर आपका निकले, रॉन्ग आंसर ना निकले या कन्फ्यूज़ होकर कुछ और आंसर ना निकल जाए। और कुछ भी ट्रिक मैं बताया हूँ पहले, जैसे कि आपको जो क्वेश्चन पूछा जाए आपको आंसर उसी का देना है, उसके इधर उधर लेफ्ट राइट होकर आंसर नहीं देना है कि आ नहीं रहा है तो कुछ और बता दें उसी से रिलेटेड, वैसा नहीं करना है। अगर डेफिनेशन पूछा गया तो डेफिनेशन बताना है, अगर उसका प्रॉपर्टीज़ पूछा गया तो प्रॉपर्टीज़ बताना है, अगर उसका फंक्शन पूछा गया तो फंक्शन बताना है। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आपको सॉरी बोलकर आगे बढ़ जाना है, सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। बिकॉज उससे क्या होता है कि इंटरव्यूअर को लगता है कि चलो ठीक है ये बच्चा को नहीं आ रहा है तो कुछ और क्वेश्चन आगे करते हैं। बट अगर आप क्वेश्चन नहीं आता है फिर भी आप कोशिश करोगे आंसर देना, तो वहाँ पर आपको रॉन्ग आंसर देने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बिकॉज आ नहीं रहा है तो इंसान खुद से कुछ ना कुछ क्रिएट करता है, तो वहाँ पर लगता तो है वो सही बोल रहा है बट वहाँ पर आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो रॉन्ग होने के बाद क्या होता है कि इंटरव्यूअर फिर रॉन्ग को ही पकड़कर आगे बढ़ता चला जाता है कि ऐसा नहीं, ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, ऐसा होगा तो क्या करेंगे, ये वाला कहाँ यूज़ करेंगे, वो वाला कहाँ यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन की डिफिकल्टी और बढ़ती चली जाएगी, बिकॉज आप वहाँ पर और कॉम्प्लिकेटेड वहाँ पर करते जा रहे हैं। आ नहीं रहा है बट फिर भी आप बताने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पर आंसर आप रॉन्ग करते चले जा रहे हैं। तो इंटरव्यूअर भी वहाँ पर मज़ा लेने लगता है, बिकॉज वो पता है इसको आ नहीं रहा है, फिर भी वो पूछता चला जाता है कभी तो सही बोलेगा। इस तरह से आपका टाइम जो होता है 10 मिनट 15 मिनट जो भी आपका टाइम होता है वो रॉन्ग आंसर बताते बताते ही ख़त्म हो जाता है, जिससे कि आपका इंटरव्यू कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, कम्प्लीटली बर्बाद हो जाता है। इसलिए आपको जब भी राइट आंसर पता है तभी बताना है, नहीं पता है तो नो बोलकर या नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ या सॉरी सर बोलकर आगे बढ़ जाना है। ये सब ट्रिक है आपको इंटरव्यू बेटर करने का, इसको ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। तो रिवीजन के लिए आपका एक क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। मैक्सिमम थिकनेस ऑफ शीट दैट कैन बी वेल्डेड बाय अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग से जो हम लोग थिकनेस है शीट का वो वेल्ड कर सकते हैं वो पूछ रहा है, तो वो मैं ऑलरेडी आपको बताया हूँ। तो इसका राइट आंसर वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर क्या है, कितना mm तक हम लोग वहाँ पर मैक्सिमम शीट का थिकनेस को वेल्ड कर सकते हैं। तो जो भी ट्रिक था मैं कुछ बताया हूँ आपको, उसको ध्यान में रखना है। और ये वेल्डिंग का लास्ट क्वेश्चन था।
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कास्टिंग शुरू करने वाले हैं। आपको जो भी प्रोडक्शन का है कास्टिंग हम लोग शुरू करने वाले हैं। कास्टिंग आपको प्रोवाइड होगा जिससे कि आपका धीरे धीरे 1 बाय 1 करके सारा प्रोडक्शन कवर हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो भी क्वेश्चन हो वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके वहाँ से आप पूछ सकते हैं या फेसबुक पेज भी है वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।